गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एमएससी फाइनल एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के अंदर अपने जो लास्ट यूनिट है 7 उसमें न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फाइलोजेनी 7.5 आपका जो टॉपिक है 7.5 न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी ये शब्द और न्यूक्लिक एसिड, इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़े होंगे उसमें वो है जैसे जीन कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज, जाति वृत्तीय वृक्ष, यानी एक पूर्वज से समय के साथ में कैसे जीवों का इवोल्यूशन हुआ, कैसे एक जाति से अनेक जातियों का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूट हुई, उसको हम अलग अलग प्रकार के ट्रीज के अंदर से हमने बताया था आपको कि जैसे जीन ट्री है, स्पीसीज ट्री है, समय के साथ में जीवों के अंदर किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। अब न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनी का अर्थ है इस फाइलोजेनेटिक टेक्निक्स में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होती है एक्चुअल में? जैसे डीएनए होता है, डीएनए जैसे डीएनए है, डीएनए के अंदर जैसे जी है, ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस का पता लगाकर मतलब इस फाइलोजेनी में क्या होता है, इस फाइलोजेनेटिक ट्रीज के अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाया जाता है, जिससे डीएनए में होने वाले चेंजेस को स्पीसीज में डिटरमाइन किया जाता है कि स्पीसीज में क्या चेंज हो रहा है। डीएनए में अगर कोई चेंज होगा तो हमें डीएनए की सीक्वेंस का जैसे पता लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जीवों में समय के साथ में किस प्रकार से चेंज हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनी की कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें है फर्स्ट डीएनए हाइब्रिडाइजेशन डाटा। स्टेप फर्स्ट, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन डाटा। जैसे 2 ऑर्गेनिज्म है, ये है और ये है, इन दोनों के डीएनए के सैंपल हमने लिए हैं। दो हमने क्या लिया? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें करते क्या है, 2 अलग अलग एनिमल के डीएनए सैंपल्स के हम कंपेयर करते हैं कि इसका डीएनए सीक्वेंस कैसी है और इसकी डीएनए सीक्वेंस कैसी है। डीएनए सीक्वेंस निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये डीएनए, इस एनिमल का हमने डीएनए सैंपल ले लिया, हमें अभी ज्ञात नहीं है कैसे सीक्वेंस है। ठीक है, हमने इसका क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में प्रोब के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में हम इसको प्रोब के साथ में डीएनए प्रोब्स होते क्या हैं, मतलब ज्ञात डीएनए सीक्वेंस होती है जो रेडियो लेबल्ड होती है। ज्ञात डीएनए सीक्वेंस जो रेडियो लेबल्ड होती है उसके साथ में इसको क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ये डीएनए है, इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में डीएनए की सेपरेशन हो गया। मान लो ये सेपरेशन हुआ G T A C C A, हमने इसको ज्ञात डीएनए के साथ में हाइब्रिडाइजेशन किया और ज्ञात डीएनए
ये कौन सा है? डीएनए प्रोब। और ये सैंपल का डीएनए जो हमने सेपरेट किया, सिंगल स्ट्रैंड किया हुआ है, इसका मान लो सी है, ए है, टी है, जी है, जी है, ए, टी है। इसके साथ में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसका करते हैं, इसके डीएनए के सैंपल को हम आइसोलेट करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके डीएनए को निकाल के हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। उसको ज्ञात डीएनए के साथ में, इसको भी ज्ञात डीएनए के साथ में हम क्या करते हैं? इसको हाइब्रिड करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड करने के बाद में अब हमें मान लो इसका भी हमें पता लग गया, ऐसे इसकी सीक्वेंस में प्राप्त होगी। मान लो सी, जी, टी, ए, सी, इसको हमने हाइब्रिड किया वो डीएनए प्रोब से, जी, सी, ए, टी, जी, जी। ठीक है, अब इन दोनों एनिमल की इन सीक्वेंस का हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करके पता लगाते हैं कि इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितनी डिसिमिलरिटीज हैं, और एक हम इन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर क्या बना देंगे? हम एक फाइलोजेनिक का फॉर्मेशन कर लेंगे, फाइलोजेनेटिक। 1960 से 80 के मिड में इस प्रकार के फाइलोजेनेटिक ट्री हाइब्रिडाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, इस प्रकार की। ठीक है, और ये सबसे अधिक फाइलोजेनेटिक मेथड है, बिकॉज डीएनए सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर डीएनए का हमें 2 एनिमल्स के डीएनए का अगर हमें पता लग गया कि इसमें कौन सा डीएनए है और इसमें कौन सा डीएनए है, तो ऑटोमेटिकली हम दोनों का कंपैरिजन करके एक फाइलोजेनिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर फाइलोजेनिक का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, देखो इस डीएनए हाइब्रिडाइजेशन डाटा जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनिक को हम क्यों यूज में लेते हैं? सबसे ज़्यादा इसका रीज़न ये है कि फाइलोजेनेटिक इस मेथड्स को फाइलोजेनेटिक ट्रीज के फॉर्मेशन में यूज में लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डीएनए में इसके कई रीजन्स हैं। जो मुख्य रूप से रीज़न जो है मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए के में कंपेयर से प्रोटीन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। डीएनए के अंदर जो हम कंपैरिजन करते हैं, एक एनिमल का दूसरे एनिमल से हम कंपैरिजन करते हैं डीएनए में, वो हमें अदर मॉलिक्यूल्स के यानी प्रोटीन हुई, इनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, डीएनए में होने वाले चेंजेस बहुत सारे म्यूटेशन के रूप में शो होते हैं, जो यानी डीएनए में होने वाले बहुत सारे म्यूटेशन के रूप में शो होते हैं, जो अपर्याप्त होते हैं। क्या होते हैं? अपर्याप्त। और जब अगर हमें म्यूटेशन का पता लग जाए तो हमें ये एक बहुत ही क्लीन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अतः हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन डाटा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? फाइलोजेनिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है, देखो जैसे मान लो ये डीएनए है, इसमें फिक्स बेस सीक्वेंस के ऊपर ही रेस्ट्रिकेशन एंजाइम कट करता है, और रेस्ट्रिकेशन एंजाइम द्वारा कट किए गए जो डीएनए जो खंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर मार्कर्स के रूप में यूज में आते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर, और मॉलिक्यूलर मार्कर्स के आपको एग्जांपल बताता हूं, RFLT। ठीक है, SSLPS। ठीक है, SNP। ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूलर मार्कर्स। और इनका फॉर्मेशन कौन करता है? रेस्ट्रिकेशन एंजाइम डीएनए को यानी न्यूक्लियोटाइड्स को एक फिक्स बेस सीक्वेंस से कट करके इनका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिनको हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स के रूप में यूज में लेते हैं। इसके बाद में जो आपके जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर क्लॉक्स।
मोलिकुलर क्लॉक्स नेचुरल थ्योरी का अनुमान है कि जीन कांस्टेंट रेट से इवोल्यूट होते हैं। अगर नेचुरल म्यूटेशनल रेट कांस्टेंट रहती है तो इसे मोलिकुलर क्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलिकुलर क्लॉक। अगर नेचुरल म्यूटेशनल रेट अगर कांस्टेंट है, नेचुरल म्यूटेशनल रेट अगर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर क्लॉक। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि डीएनए और प्रोटीन में टिक की संख्या किसी प्रजाति में आंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी इक्वल बनी रहती है। अगर कोई नेचुरल म्यूटेशन हो, कौन सा म्यूटेशन हो? नेचुरल म्यूटेशन। अगर किसी भी स्पीशीज में नेचुरल म्यूटेशन होता है तो उसकी इवोल्यूशन की रेट एक क्लॉक लाइक, जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे टिक टिक टिक। अगर नेचुरल म्यूटेशन होता है, प्राकृतिक है म्यूटेशन, इसमें किसी भी आर्टिफिशियल नहीं है, तो एक घड़ी की तरह उसमें कांस्टेंट रेट से इवोल्यूट होता है। अर्थात ना स्पीड ज्यादा रहेगी और ना स्पीड कम रहेगी, उसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स चलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर क्लॉक। मोलिकुलर क्लॉक के द्वारा हम डीएनए और प्रोटीन के अंदर होने वाले कांस्टेंट इवोल्यूशन रेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पता लगाते हैं। ठीक है, अतः इस टाइप के मोलिकुलर इवोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर क्लॉक कहा जाता है। अर्थात किसी भी एनिमल में या किसी भी स्पीशीज में या किसी भी कम्युनिटी में होने वाले नेचुरल म्यूटेशन के कारण, और नेचुरल म्यूटेशन जो हो रहा है उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट स्थिति में हो रही है, स्थिर अवस्था में चल रहा है। जिस प्रकार से घड़ी चलती है अपने एक स्थिर, एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड से चलती है, उसी स्पीड से अगर ये चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर क्लॉक। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इससे ये पता लगाया जाता है कि स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज डाइवर्ज्ड हुई है या नहीं। और मोलिकुलर क्लॉक जो हाइपोथेसिस है, ये परिकल्पना हमें ये हमें डिस्क्राइब करती है कि ऑफ स्प्रिंग के उद्विकास तत्वों का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। अर्थात हम मोलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस के द्वारा ऑफ स्प्रिंग में उद्विकासीय तत्वों को, इवोल्यूशनरी जो फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। 1960 में का जो दशक था, उसमें जब प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल थे और इवोल्यूशन की प्रोसेस, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए मैमल्स में विभिन्न ऑर्डर में कांस्टेंट रहती है। हीमोग्लोबिन की जो सीक्वेंस होती है वो विभिन्न जो ऑर्डर होते हैं उनमें कांस्टेंट रहती है। यह ऑब्जर्वेशन हमें सिर्फ मोलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस के कारण ही पता लगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो सीक्वेंस होती है वो कांस्टेंट होती है कई ऑर्डर्स के अंदर। और ये हमें किससे पता लगा? सिर्फ और सिर्फ हमें मोलिकुलर क्लॉक के थ्रू। 1960 और 62 में जकर, कैगनेट एंड लुनिस पॉलिंग ने मोलिकुलर क्लॉक थ्योरी दी। जकर, कैगनेट एंड लिनस पॉलिंग, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोलिकुलर क्लॉक थ्योरी दी। ठीक है, और सिमन के अकॉर्डिंग मोलिकुलर क्लॉक बताती है कि स्पेशियल न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड सीक्वेंस के म्यूटेशन एक यूनिफॉर्म रेट में होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है स्थिर, यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, यानी किसी भी, अगर हम उसकी बात करते हैं, देखो
सिम्पसन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर क्लॉक यह बताती है कि स्पेशल न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड सीक्वेंस में म्यूटेशन एक यूनिफॉर्म रेट में होता है। मतलब कोई भी स्पेशल न्यूक्लियोटाइड हो या कोई एमिनो एसिड हो, एमिनो एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन, इनके अंदर जो म्यूटेशन होता है वो एक यूनिफॉर्म रेट के अंदर होता है। यही मॉलिक्यूलर क्लॉक हमें बताती है। और यह हाइपोथेसिस डीएनए की इवोल्यूशन हिस्ट्री का पता लगाने में काम आती है कि डीएनए का किस प्रकार से उद्दीय विकास हुआ है। और यह थ्योरी रिवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होती है, बिकॉज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सूचनाओं के अनुसार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो सूचनाएं होती है उनके अनुसार एनिमल का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी होता है। और इस टेक्निक से रिसर्च होल्डर उस डाटा का पता लगा लेते हैं जब 2 स्पीसीज अलग अलग हुई है। अर्थात ये पता लगा लेते हैं कि एक यहाँ से 2 स्पीसीज ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, यहाँ पे ऊपर जाते ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। उस स्थिति का पता लगा लेते हैं कि एक स्पीसीज 2 स्पीसीज में कब डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक हमें इवोल्यूशनरी रेट, एक यूनिफॉर्म जो रेट होती है, एक फिक्स रेट होती है, कांस्टेंट रेट होती है, उसका हमें यानी डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो ये है अपनी मॉलिक्यूलर क्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी जो बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है एमिनो एसिड्स, फर्स्ट यूनिट है, वो आपको करवाई जाएगी। जय हिंद।